Hello friends, I am Kapil Alwani, PGT Economics and Business Study. On the behalf of Aryan Classes Javra, today I am going to start a case study of Business Study Class 12, Chapter number 1, Nature and Significance of Management. जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, डेफिनेशन सीख ली थी और उसके साथ साथ हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बात की थी और कई सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तरीके से सिखाया था। और चलिए आज हम करते हैं उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ केस स्टडी। तो आज हमारी सबसे पहली केस स्टडी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केस स्टडी नंबर 1। ध्यान से समझना बेटा, केस स्टडी करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले केस स्टडी की हमें रिक्वायरमेंट को देखना है, तभी हम उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मार्ट इंडस्ट्री इज इफेक्टिव एज द टारगेट इज अचीव्ड हाउएवर इट इज़ नॉट एफिशिएंट टारगेट। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। हमने देखा था कि मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, इफेक्टिव है एंड एफिशिएंसी है। केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट इंडस्ट्री इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट। स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ जो है उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो चलिए मैं कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे एक कंपनी, क्या नाम है इनका, स्मार्ट इंडस्ट्री। क्या टारगेट था? टारगेट था उनका 5000 यूनिट को प्रोड्यूस करना। यस, क्या उन्होंने वो टारगेट को अचीव कर लिया? यस, उन्होंने वो टारगेट को क्या किया, अचीव किया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। बताओ, जब विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम आता है यानी वो स्मार्ट इंडस्ट्री क्या है? क्या है सर? वो स्मार्ट इंडस्ट्री क्या है? इफ़ेक्टिव है। क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस का क्या कहता था? वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में उन्होंने क्या कर लिया, अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया, यानी स्मार्ट इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, इफ़ेक्टिव है। आगे देखने की कोशिश करते हैं। हाउएवर टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम एडिशनल 40,000 वर पेड ऑन ओवर टाइम। अब क्या हुआ कि इस टारगेट को जो पूरा करना था, इस टारगेट को अचीव करने, टारगेट में बोलो इफ़ेक्टिवनेस तो है क्योंकि उन्होंने टाइम कम कर लिया, बट इस टारगेट को अचीव करना था तो उन्होंने क्या किया, 40,000 रुपीज़ जो है क्या किए, एक्स्ट्रा इनकर्ड किए, एक्स्ट्रा लगा दिए। मुझे बताओ, जब उन्होंने 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाए तो इसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो चुकी है तो बताओ, यहाँ पर वर्कर एफिशिएंट तो थे बट साथ साथ में क्या वो एफिशिएंसी भी थी उनके अंदर? क्या वो एफिशिएंट थे? इफ़ेक्टिव तो थे बट वो एफिशिएंट नहीं थे। क्या? क्योंकि उन्होंने वर्क को ऑन टाइम कंप्लीट तो कर लिया बट कॉस्ट क्या लगा दी, ज़्यादा लगा दी। इसलिए यहाँ पर स्मार्ट इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है वो जो है वो इफ़ेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है। चलिए क्या कह रहे हैं, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। डू यू थिंक स्मार्ट इंडस्ट्री इज इफेक्टिव? यस, स्मार्ट इंडस्ट्री इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? नो, बट नॉट एफिशिएंट। यस, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्या कह रहा है, मैकडोनल्ड्स ऑफर आलू टिक्की बर्गर टू अट्रैक्ट द इंडियन कस्टमर। यस सर, क्या कर रही है मैकडोनल्ड? याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। तो हमने वहाँ देखा था कि जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, वर्क करना होता है। मैकडोनल्ड जो था वो इंडियन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इंडिया में आलू टिक्की बर्गर लेकर आए, क्योंकि इंडियन को आलू की से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, पसंद आते हैं। तो उन्होंने उनके कस्टमर के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च किया। डिस्पाइट बीइंग अ मल्टीनेशनल फूड जॉइंट, जबकि वो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज़ में वो मल्टीनेशनल फूड जो जॉइंट है, मतलब कि उनमें अदर टाइप के प्रोडक्ट या नॉन वेजिटेरियंस टाइप के प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, वहाँ पर वो लॉन्च करते हैं। जबकि इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट को लाना या इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट को बेचना उनके लिए बहुत क्या है, मुश्किल है। तो उन्होंने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग उन्होंने गुड्स को निकाला। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा, उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो याद करो, अभी मैंने बताई दी आपको वैसे तो कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई हो रही है,
मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। यस, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद इंट्रोडक्शन ऑफ पर सेकेंड प्लान बाय MTS, a leading mobile network company. मोस्ट ऑफ द अदर सेलुलर कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड। देखो MTS ने पर सेकेंड प्लान लेकर आए तो अदर कंपनीज भी क्या लेकर आ गई, पर सेकेंड वाला प्लान लेकर आ गई। अगेन फिर से बताओ, एक कंपनी अगर कोई काम करती, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है इसलिए उन्हें अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा, अदर कंपनीज को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर रिलायंस कंपनी जियो लेकर आई और 4G डेटा लेकर आई, यानी 4G उन्होंने स्टार्ट किया, तो अदर कंपनीज को भी 4G लेकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो 4G लेकर नहीं आती तो क्या होती प्रॉब्लम उनके लिए, उन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ता या उनके कस्टमर टूट जाते, सारे कस्टमर। वैसे अगर देखे जाए तो जियो ने 85% मार्केट को क्या कर लिया, इंडिया में कैप्चर कर लिया। बट जो बच्चा कुछ चाहे वो भी नहीं रहे तो फिर उन कंपनी को रन करना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन कंपनीज़ ने भी क्या लेकर आए, वो भी 4G लेकर आए। तो अगर एक कंपनी लेकर आ रही है, कोई प्लान लेकर आ रही है, तो दूसरी कंपनी ने उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने प्लान को भी चेंज किया। यानी मार्केट क्या है सर, मार्केट चेंजिंग है, एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होने वाला है। इसलिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट कर रही है यहाँ पर कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। यस, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राम प्रसाद द चेयरपर्सन ऑफ द शाह फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राम प्रसाद जो एक चेयरपर्सन है किसके, शाह फाउंडेशन के, जो कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बिलीव्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट ए प्रॉपर मैनेजमेंट। हो, बहुत ही क्या बात कर दी उन्होंने कहा कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट करने या प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताओ मुझे, क्या जो मैनेजमेंट की ज़रूरत सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपकी शुरुआत में बात की थी कि मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह लगता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हिट कर रही है इसके स्टडी पर। हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 की बात करी थी कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, एंड ऑल परवेसिव का मतलब क्या था यहाँ पर, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ओवरलुक की गई है, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। यस, चलिए इसी की एक और सेकंड केस स्टडी देखें कि द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर नॉट नीडेड इन स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा। क्या ये पॉसिबल है? क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर प्लान बनाने की, ऑर्गेनाइज करने की, स्टाफ डायरेक्ट एंड कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को बताओ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। मीन्स द के मैनेजमेंट इज़ द ऑल परवेसिव। यस, अगेन फिर से यही क्या लगने वाली है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई हो जाएगी। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर द इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल। यस, बिल्कुल, अगेन वापस से वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल परवेसिव। चलिए बेटा नेक्स्ट केस स्टडी है। Alcon International leading shoes manufacturing required less labor hour and input to manufacture a pair of shoes as a compared to its competitors। वो कह रहे हैं कि एल्कॉन इंटरनेशनल जो है वो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करती है, कम से कम लेबर आवर में और कम से कम इनपुट में पेयर ऑफ शूज़ बना देती है जो उसके अदर कॉम्पिटिटर्स नहीं बना पाते हैं। हाउएवर द कंपनी ऑलवेज फेल्स टू अचीव इट्स टारगेट। कंपनी कम कॉस्ट में, कम लेबर आवर्स में तो वर्क कंप्लीट कर देती है, पर वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है। यानी कंपनी क्या है, कंपनी एफिशिएंट तो है नो डाउट, क्योंकि कंपनी मिनिमम कॉस्ट में वर्क को कंप्लीट कर रही है, बट कंपनी क्या अपने टारगेट को अचीव कर पा रही है? नो, जब वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है यानी वो कंपनी क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, वो क्या है, एफिशिएंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर द एल्कॉन इंटरनेशनल इज इफेक्टिव, नो, एफिशिएंट, यस। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट। द फॉलोइंग pictorial presentation highlighted the achievement of 2 production manager रमेश एंड श्याम। रमेश अपने बॉस के साथ क्या बात कर रहा है, सर वी अचीव्ड द टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम बट द हायर कॉस्ट। वो कहता है कि मैं टाइम में तो कंप्लीट करूँगा अपने वर्क को, बट कॉस्ट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। मिनिमम टाइम में कम कर लूँगा, कम टाइम में कंप्लीट कर दूँगा। तो बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्कर जो है वो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है।
श्याम कहते हैं कि सर वी यूज्ड द रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, मैं आपके जो रिसोर्सेज है वो मोस्ट एफिशिएंट मैनर में पूरा करूँगा, बट वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पर जो वर्कर है श्याम वो एफिशिएंट तो है बट इफ़ेक्टिव नहीं है। यस, समझ में आ रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट केस स्टडी की ओर जाते हैं। सूरज वर्क्स एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग अ पर्स एसेसरी पेट accessories and food. He has been given a target of selling 1200 unit of the food packet in the month by offering a minimum of 10% डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर। वो कहता है कि आपको कितने प्रोडक्ट बेचना है, 1200 यूनिट प्रोडक्ट बेचना है और 10% का आपको डिस्काउंट देना है अपने कस्टमर को। इन ऑर्डर टू मीट इट्स सेल्स टारगेट ऑन द लास्ट 2 days द मंथली ऑफर 15% डिस्काउंट। उन्होंने टारगेट 1200 यूनिट क्या कर दिया, उन्होंने सेल कर दिए, ऑन टाइम सेल कर दिए। यानी यहाँ पर वर्कर जो है वो क्या है, सेल्स मैनेजर क्या है, इफेक्टिव है, बट उन्हें 15% का डिस्काउंट देना पड़ा लास्ट 2 days में। आखिरी 2 दिनों में इस पूरे 1200 यूनिट को बेचने के लिए उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया, यानी उन्होंने कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड कर दी। और जब उन्होंने कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड कर दी यानी यहाँ पर वर्कर एफिशिएंट नहीं है बट वो इफेक्टिव तो है। Next case study is Sujata works as a designer in an export house. As per the terms and an order received by the export house, she has got 1000 unit denim jacket made in 15 days, rupees 2000 per jacket. Okay, एक टारगेट दिया है कि उन्हें 1000 यूनिट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और जैकेट 15 डेज में कंप्लीट करना और 2000 पर जैकेट उसकी कॉस्ट होगी। शी इज़ एबल टू कंप्लीट द टारगेट प्रोडक्शन इन 20 days। ओहो बेटा क्या हुआ, उन्होंने अपना टारगेट कितने दिनों में कंप्लीट किया, 20 दिनों में कंप्लीट किया। कितने दिनों में कंप्लीट करने को बोला था, 15 दिनों में कंप्लीट करने बोला था। यानी यहाँ पर वो इफेक्टिव है या नहीं, नहीं इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑर्डर इन 15 days शी वुड मेड अ वर्कर्स वर्क ओवर टाइम। क्या बोला है, शी इज़ एबल टू कंप्लीट हर टारगेट बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट, ठीक है, द वर्कर वर्क ओवर टाइम एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जैकेट हैव इंक्रीज। और इसके कारण 100 रुपये कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। यानी जो 2000 रुपये की पहले कॉस्ट रखी थी उस पर 100 रुपीज़ और एड हो जाकर टोटल कितना हो जाता है, 2100 रुपीज़ की कॉस्ट हो जाइए। सुजाता एफिशिएंट इन वर्क, नो, क्या वो एफिशिएंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2100 रुपीज़ की कॉस्ट क्या करी है, इनकट करी है, जबकि प्रोडक्ट क्या टारगेट दिया गया था, 2000 रुपीज़ की कॉस्ट का उन्हें टारगेट दिया गया था। यानी यहाँ पर सुजाता जो है वो एफिशिएंट भी नहीं है और साथ साथ में वो इफेक्टिव भी नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आई है सारी केस स्टडी। इन्हें सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व सिंपली इस तरह से करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछना है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसे एक्सप्लेन करना है और आपको इस कॉन्टेक्स्ट में उसका कंक्लूजन देना है क्या यहाँ पर वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।